नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंद कहानी की नई कड़ी में। आज यही सच है का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। अब तक आपने सुना, दीपा इंटरव्यू देने कानपुर से कलकत्ता गई है। वहाँ उसे निशीथ मिलता है। अब आगे। इस कहानी का शीर्षक है असमंजस। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर देने मुझे आए ही नहीं, वैसे नहीं दे पाई। पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशीत की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज्यादा वह खुश है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी खुशी से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसको ऐसा चाहना गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। शायद वह सिर्फ मेरे प्रति किए गए अन्याय का बदला करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? कभी नहीं। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, वो कहता है। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं ईरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद है। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह नीरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपट्टियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात। क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी, ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है? मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मुझे ऐसी बात सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसा कहा ही नहीं। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर तारीफ का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे कोई अधिकार नहीं है? जाने कैसी मजबूरी है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती। पक्के तौर पर नहीं कह पाती कि साथ चलते हुए इस आदमी को सचमुच ही मेरे बारे में ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम। निशीत टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशीत बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके
तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरा रेशमी साड़ी का पल्लू उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे गुस्सा भी आता है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूं, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निशीथ कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर बिना किसी भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। मैं जानती हूं कि जब निशीथ बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं? जितनी तेजी से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही तेजी से मैं भी बही जा रही हूं, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतरती हूँ मानो अंदर निशीथ मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। उधर निशीथ खड़ा है, इधर मैं टैक्सी के बीच में। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नजरों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बहरा कोल्ड कॉफी के ग्लास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीथ कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस बात को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की ही बात हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज जरूर ही वह बात आएगी। ना आए, यह कितना बनावटी है, पर नहीं, असल शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे? मैं तो कभी नहीं करूंगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। क्यों नहीं मैं उसे अभी संजय की बात बता देती? पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो। मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा, पर मशीन सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं क्या कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो यह समझो कि मैं तुम्हारे धोखे की बात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या? असहनीय अपमान, दर्द, गुस्सा और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी शामों और चांदनी रातों के चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं।
मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध दिल की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीथ मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर अब ऐसा अवसर आता ही नहीं है। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी बिना किसी भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूँ, पर निशीथ है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं।